Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारी आज के लेक्चर का टॉपिक है स्किम मिल्क। हम स्किम मिल्क के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, स्किम मिल्क का डिस्क्रिप्शन, स्किम मिल्क की प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज स्किम मिल्क का मैन्युफैक्चर जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद स्किम मिल्क मैन्युफैक्चर। इंट्रोडक्शन टू डेयरी बाई प्रोडक्ट। डेयरी बाई प्रोडक्ट है ये स्किम मिल्क है। जो बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि किसी प्रोसेस को आप डायरेक्टली उनको बना नहीं रहे होते हैं, आप बना कुछ और रहे होते हैं, लेकिन वो एज अ बाई प्रोडक्ट अपने आप से बन जाते हैं। वो इंटेंशनली नहीं बनाए जाते लेकिन वो बन जाते हैं। So a byproduct may be defined as a product of commercial value produced during the manufacture of main product। आप जब मेन प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं तो उसी में एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आपने कभी दही से बटर बनते हुए देखा? दही से या क्रीम से जब बटर बनता है तो बटर या मक्खन जिसको बोलते हैं, जब उसको बनाते हैं तो उसके साथ में बटर मिल्क निकलता है जिसको कि मट्ठा बोलते हैं। तो आप बना तो कुछ और ही रहते, बना तो आप बटर रहते, लेकिन उसके साथ में बटर मिल्क अपने आप से बन गया तो वो बाई प्रोडक्ट हो जाता है। During the processing and conversion of milk into various milk products, some byproducts are also generated। जब मिल्क का प्रोसेसिंग किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है इनटू मिल्क प्रोडक्ट, तो कुछ बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये बाई प्रोडक्ट अपने आप से ही बनके तैयार होते हैं। स्किम मिल्क, बटर मिल्क, घी रेजिड्यू एंड वे आर द मेन डेयरी प्रोडक्ट। जो स्किम मिल्क है, बटर मिल्क है, घी रेजिड्यू है, ये मेन डेयरी के बाई प्रोडक्ट हैं। ये लाइन रिपीटेड है, यही बात यहाँ पे बोली गई है। स्किम मिल्क, बटर मिल्क और घी ये सारे ही डेयरी बाई प्रोडक्ट हैं। Separation of milk for obtaining cream results in skim milk। मिल्क को जब क्रीम से मिल्क का सेपरेशन किया जाता है तो स्किम मिल्क बनता है। सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम क्रीम रिजल्ट्स इन बटर मिल्क। अब जब बटर को आप फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, क्रीम से बटर को बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे बटर मिल्क बन जाता है। Ghee residue is that fraction of cream or butter that is left out when they are converted into ghee। जो घी रेजिड्यू है ये एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जब क्रीम को या बटर को आप घी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वो उसमें बचता है। तो आप देख सकते हैं बाई प्रोडक्ट ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आप डायरेक्टली बना नहीं रहे हैं लेकिन वो फिर भी बन रही हैं। Whey is the watery portion obtained during the manufacture of cheese। जब आप चीज़ बना रहे होते हैं तो चीज़ बनाने की प्रोसेस में एक वाटरी पोर्शन मिलता है जिसको कि हम वे बोलते हैं। और ये चीज़, केसीन, पनीर, छना एंड श्रीखंड, इन सबको बनाने की प्रोसेस में एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। अगला है skim milk is produced by separation of cream from milk in dairy processing। Skim milk is rich in solid non-fat content। जो skim milk होता है इसमें solid non-fat का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है and is used for standardization of milk। और skim milk का यूज़ किया जाता है for the process of standardization of milk। Whey, the greenish translucent liquid, is obtained
ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ चीज़, चीज़ या केसिन या चना, पनीर, चक्का एंड को प्रेसिपिटेट्स, इन सारी चीज़ों को बनाने के दौरान इस जो ग्रीनिश कलर का एक ट्रांसल्यूसेंट लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, उसी को वे बोला जाता है। एंड दिस हैज़ बीन व्यूड until recently as one of the major disposal problem of the dairy industry। अब ये जो वे है, ये डेयरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्पोजल की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सारी ही चीज़ें ज़्यादातर इसी फॉर्म में बनती हैं और जो वे है, जो बाई प्रोडक्ट है, वो तो बचता ही है। तो उसका क्या किया जाए, उसकी जब कोई चीज़ें नहीं बन पाती हैं तो उसका डिस्पोजल जो होता है वो एक मेजर चैलेंज हो जाता है फॉर द डेयरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है लैक्टोज प्रोडक्शन। लैक्टोज प्रोडक्शन फ्रॉम वे कैन बी इकोनॉमिकली फिजिबल ओनली व्हेन इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। अब जब जो वे होता है, अब ये बाई प्रोडक्ट है, इसको डिस्पोज भी करना है, तो क्यों ना इससे कुछ यूज़फुल बनाया जाए। तो इसलिए इससे वे से लैक्टोज का प्रोडक्शन किया जाता है। अब लैक्टोज प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी फ़ायदेमंद हो सकता है जब इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाए। अगर आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए इसको लैक्टोज का प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना चाहेंगे तो ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, लैक्टोज का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं फ्रॉम द वे, then it can be economically useful or economically feasible। Generally, sweet whey is preferred because of its high lactose and low ash content। ज़्यादातर स्वीट वे को प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें लैक्टोज का कंसंट्रेशन हाई होता है और एश का कंसंट्रेशन जो एस कंटेंट होता है वो काफ़ी लो होता है। In case of acid whey, न्यूट्रलाइजेशन इज नेसेसरी। अगर आप एसिड वे का यूज़ कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके से अगर एसिड प्रेजेंट है तो उसका न्यूट्रलाइजेशन इज मस्ट, क्योंकि अगर आप उसकी एसिडिटी को कम नहीं करेंगे तब आप आगे की चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अगला है बटर मिल्क। Buttermilk is produced when butter is made by churning cream। चर्निंग क्रीम को ही स्वीट क्रीम भी बोला जाता है, या अगर आप होल मिल्क कर्ड का यूज़ कर रहे हैं बटर बनाने के लिए तो उसमें एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको कि हम बटर मिल्क बोलते हैं। स्वीट क्रीम बटर मिल्क that is produced in organized sector is preferred for processing and utilization in different products। अब जो स्वीट क्रीम बटर मिल्क है, स्वीट क्रीम से बना हुआ बाई प्रोडक्ट है जो बटर मिल्क है, इसको काफ़ी सेक्टर्स में इनका यूज़ किया जा सकता है कोई अलग अलग तरीके से चीज़ों को बनाने के लिए। बटर मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम कर्ड और कल्चर्ड क्रीम, जो बटर मिल्क कर्ड से, दही से या कल्चर्ड क्रीम से बनता है, इज कॉल्ड एज कल्चर्ड बटर मिल्क। उसको हम कल्चर्ड बटर मिल्क कहते हैं। अगर बात करें कल्चर्ड क्रीम की, तो कल्चर्ड क्रीम क्या होती है? क्रीम इनकॉर्पोरेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसी क्रीम जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ पोर्शन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है घी रेसिड्यू। घी रेसिड्यू इज ब्राउनिश सेडिमेंट, एक ब्राउन कलर का सेडिमेंट है, ऑब्टेन्ड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ घी। ये घी के फिल्ट्रेशन के बाद में बनता है आफ्टर हीट क्लेरिफिकेशन। जब आप घी को बना रहे होते हैं बाय द हीट ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे जब घी बन जाता है, घी को जब फिल्टर कर लिया जाता है तो उसमें कुछ कंटेंट बचता है, कुछ वाटरी कंटेंट बचता है, उसी को घी रेजिड्यू बोला जाता है।
Major portion of ghee residue in countries like India is obtained in small quantities. अब घी रेजिड्यू है ये काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज में मिलता है, particularly from the scattered small scale household production of देसी घी in villages. सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे कि घी को नॉर्मली घरों में ही बना लिया जाता है क्रीम का या बटर का यूज़ करके, तो उसमें जो चीज़ें बनती हैं स्मॉल स्केल पे चीज़ें होती हैं, तो घी रेजिड्यू जो होता है उसका कोई भी यूज़ नहीं होता, नॉर्मली उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे स्किम मिल्क पे। अभी तक हमने सारे ही बाई प्रोडक्ट्स को लगभग देख लिया है, स्किम मिल्क को पढ़ने जा रहे हैं। Skim milk is a byproduct obtained during the manufacture of cream. जब आप क्रीम को बना रहे होते हैं, क्रीम के प्रोडक्शन के टाइम पे जो बाई प्रोडक्ट मिलता है स्किम मिल्क। इट इज़ रिच इन सॉलिड नॉन फैट कंटेंट। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें सॉलिड नॉन फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है स्किम मिल्क में। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है फैट पोर्शन, नॉन फैट, सॉलिड नॉन फैट। तो ये चीज़ को आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो स्किम मिल्क होता है इसमें सॉलिड नॉन फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, एज वेल एज हैज़ अ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। दिस मिल्क इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज नॉन फैट, फैट फ्री और डी फैटेड मिल्क। अब इसके मिल्क को कुछ और नाम दिए गए हैं, जैसे कि नॉन फैट मिल्क, फ्री फैट मिल्क या डी फैटेड मिल्क। As per the Food Safety and Standard Rules 2011, skimmed milk means the product prepared from milk from which almost all the milk fat has been removed mechanically, and it should have not more than 0.5% milk fat and a minimum 8.7% milk solid non-fat. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है इसके मिल्क का, तो इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मिल्क से बना है आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मिल्क फैट। मिल्क में प्रेजेंट लगभग सारे ही मिल्क फैट को हटाने के बाद में इसमें जो प्रोडक्ट बना है उसको हम स्किम मिल्क बोल रहे हैं। इसका जो फैट कंटेंट होता है वो ऐसे हटाया जाता है कि इसके मिल्क में 0.5% तक फैट रह जाता है, और जो सॉलिड नॉन फैट होता है उसकी कंसंट्रेशन मिनिमम होती है 8.7%। A fat content in skim milk below 0.1% is desirable. ये डिज़ायरेबल होता है कि जब स्किम मिल्क बनाया जाए तो इसमें फैट की कंसंट्रेशन को 0.1% से भी कम कर दिया जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहला है हैंड ओपन ऑपरेटेड क्रीम सेपरेटर। क्रीम को सेपरेट करने के लिए हाथ से चलाने वाला एक सेपरेटर यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ क्रीम सेपरेशन दिखाया गया है। क्रीम को सेपरेट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सेपरेशन, सबसे पहले क्या होता है, होल मिल्क को लिया गया, होल मिल्क को इंटर कराया गया। अब इसमें से क्या होता है, कुछ इस तरीके से इसकी एंट्री कराई जाती है कि जो क्रीम का पोर्शन होता है वो अंदर की तरफ एंट्री लेने लगता है। ये अंदर की तरफ एंट्री लेता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेपरेटिंग डिस्क लगी हुई हैं। इस तरीके की बहुत सारी डिस्क होती है। जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये सेपरेटिंग डिस्क वाला पोर्शन होता है। ये सेपरेट करता है होल मिल्क से स्किम मिल्क को, और स्किम मिल्क ऊपर की तरफ चलने लगता है।
अब यहाँ से दो तरीके से इसको सेपरेट किया जाता है, इस तरीके से कि स्किम मिल्क अलग हो जाए और क्रीम अलग हो जाए। तो आप मेन तो होता है क्रीम ही बना रहे हैं यहाँ पे क्रीम मेन प्रोडक्ट बनता है, लेकिन एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से स्किम मिल्क भी आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है स्किम मिल्क का। दो तरीके का मिल्क यूज होता है, काउ मिल्क एंड बफेलो मिल्क। तो अगर बात करें वाटर की, वाटर अगर काउ मिल्क की बात करें, इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, दैट इज़ 90.7% तक होता है। लेकिन इन द केस ऑफ बफेलो मिल्क वाटर कंटेंट 89.3% तक रह जाता है। नेक्स्ट आता है टोटल सॉलिड। टोटल सॉलिड काउ मिल्क में 9.3%, जबकि बफेलो मिल्क में 10.7% तक होता है। नेक्स्ट आता है फैट। फैट का अमाउंट दोनों में ही सेम होता है, क्योंकि स्किम मिल्क में हम देख ही रहे हैं कि इस तरीके से बनाया जाता है कि फैट की कंसंट्रेशन को इसमें कम से कम कर दिया जाए। तो दोनों में ही 0.1% होता है, जो कि डिजायर्ड होता है। नेक्स्ट आता है लैक्टोज, जो कि मेजर डिफरेंस बनाता है। इन द केस ऑफ काउ मिल्क 50% तक लैक्टोज प्रेजेंट होता है, लेकिन बुफेलो मिल्क में लैक्टोज 5.3% ओनली प्रेजेंट होता है। प्रोटीन की बात करें तो काउ मिल्क में प्रोटीन 3.3, जबकि बुफेलो मिल्क में प्रोटीन 4.3% प्रेजेंट होता है। याद रहे ये हम मिल्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्किम मिल्क की बात कर रहे हैं, जो कि काउ मिल्क से बना है और जो बुफेलो मिल्क से बना है। अब यहाँ पे प्रोटीन्स दो टाइप की होती हैं। पहली है केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन काउ मिल्क से बने हुए स्किम मिल्क में होती है 2.6%, जबकि बुफेलो मिल्क से बने हुए स्किम मिल्क में होती है 3.5%। और अगली है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन 0.7% होती है इन द केस ऑफ काउ मिल्क एंड इट इज 0.8% इन द केस ऑफ बुफेलो मिल्क। अगला आता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस मैटर। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस मैटर दोनों में ही सेम होता है, दैट इज 0.2%। बात करें अगर मिनरल्स की, तो मिनरल कंटेंट काउ मिल्क में होता है 0.7%, जबकि बुफेलो मिल्क में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ये होता है 0.8%। तो ये तो रहा केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्किम मिल्क, जो कि दोनों का ही देख लिया। जो स्किम मिल्क काउ मिल्क से बनता है और जो बफेलो मिल्क से बनता है, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं, सिमिलरिटी बहुत ही कम लेवल पे देखी गई है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो यहाँ पे है लैक्टोज के लेवल पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्किम मिल्क। स्किम मिल्क की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज पे अब हम बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज अ रिजल्टेंट ऑफ द डेंसिटीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो डेंसिटी बनेगी, स्किम मिल्क जो फाइनली बन के रेडी होगा, उसकी जो डेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं और उन चीज़ों की डेंसिटी क्या है। यही है बताया गया है कि इसकी जो रिजल्टेंट डेंसिटी होगी, जो फाइनल डेंसिटी होगी, वो डिपेंड करेगी कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलाए गए हैं और उनकी डेंसिटी क्या है। अगली प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। The viscosity of milk depends on the temperature
and on the amount of state of dispersion of the solid components। जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन द केस ऑफ विस्कोसिटी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जो विस्कोसिटी है ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब क्या मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का? मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी, और टेम्परेचर अगर घटेगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा विस्कोसिटी इस पे भी डिपेंड करती है कि जो सॉलिड कंपोनेंट्स मिलाए गए हैं इसके मिल्क में, जो सॉलिड कंपोनेंट प्रेजेंट हैं वो कितने हैं और उनका डिस्पर्सन का स्टेट क्या है। Representative value at 20 degrees centigrade for skim milk is 1.5 centipoise। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है स्किम मिल्क की वो 1.5 cp है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। The area of contact between two phases is called interface। इंटरफेस का मतलब होता है जहाँ पे दो चीज़ें मिल रही होती हैं उसको इंटरफेस बोला जाता है। या फिर और स्पेशली इफ वन ऑफ फेस इज गैस द सरफेस। अगर एक कोई फेस सरफेस है तो वहाँ पे जो फेस होगी उसको इंटरफेस बोला जाएगा। Properties of interface and surfaces are determined by the number, kind and orientation of molecule located in them। अब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटरफेस की और सरफेस की वो डिफाइन की जाती हैं कि कितने नंबर में प्रेजेंट है, वो किस प्रकार की हैं, एंड ओरिएंटेशन क्या है, जो कि मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी इंटरफेस है, गैस है, सॉलिड है, उनमें मॉलिक्यूल्स का नंबर, उनकी लोकेशन, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। Surface tension of skim milk is at 20 degrees centigrade is 50 dynes per centimeter। सरफेस टेंशन को डाइन में यहाँ पे निकाला जाता है, डाइन पर सेंटीमीटर में, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सरफेस टेंशन होना चाहिए 51 डाइन्स पर सेंटीमीटर। अगली आती है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। Electrical conductivity of milk is mainly due to sodium, potassium and chloride present in milk। जो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये जो मिनरल में प्रेजेंट होते हैं इन्हीं की वजह से ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है। The fat globules of milk reduce the conductivity। जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो कंडक्टिविटी को कम करने का काम करते हैं। और ये कैसे कर पाते हैं? by occupying volume and by impeding the mobility of ions। ये क्या करते हैं? ये बहुत सारे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और आयंस की मोबिलिटी पे भी अपना इफेक्ट डालते हैं, और इस तरीके से जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो कंडक्टिविटी को कम कर देते हैं। अगली प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन द सब्सटेंस। कहने का मतलब है अगर आप वाटर में किसी चीज़ को पास करा रहे हैं, तो अगर आप डायरेक्टली किसी ग्लास में आपने पानी भरा है और उसमें किसी चीज़ को पास करा रहे हैं तो वो बाहर से डालेंगे आप अगर,
तो पहले वो एयर में रहेगी, फिर एयर से वाटर में जाएगी। तो इस तरीके से रेशियो जो आएगा, जैसे कि जब आप लाइट डाल रहे हैं, किसी भी ग्लास में आपने पानी भरा और उस पर आप लाइट डाल रहे हैं, तो लाइट पहले तो एयर में होगी और उसके बाद में वो एंटर करेगी वाटर में। तो मीडियम चेंज हुआ ना, उसी मीडियम को ही बोलते हैं, और उसी मीडियम से निकलता है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। और ये रेशियो होता है कि जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में कितनी है और जिस सब्सटेंस में लाइट को आप ट्रेवल करवा रहे हैं उसमें कितनी है। वो जो रेशियो निकल के आएगा उसी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। जैसे कि आपने लाइट को जब वाटर में डाला, तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का, तो आप पहले लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है उसको डालेंगे और प्लस उसको डिवाइड करेंगे जो स्पीड उसकी वाटर में होगी, और इन दोनों को डिवाइड करने से जो रेशियो आएगा उसी रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वही होगा वाटर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। अगली प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी। बिटवीन pH 3.5 and 5.5 caseins are very insoluble। जो केसिन प्रोटीन होती हैं ये 3.5 से 5.5 तक के pH पे बहुत ही इनसॉल्युबल होती हैं, which restricts its use in low pH food, जिसकी वजह से कम pH वाले फूड में केसिन्स का यूज नहीं किया जाता है। अगली प्रॉपर्टी है हीट स्टेबिलिटी। Skim milk normally withstands heating at 140 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट। 20 मिनट तक 140 डिग्री तक के टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर सकता है। While concentrated skim milk is usually stable at 120 डिग्री फॉर 20 मिनट। अगर इसकी जगह पे आप कंसनट्रेटेड स्किम मिल्क का यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा कम टेम्परेचर को विदस्टैंड कर पाता है, दैट इज़ 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को वो बर्दाश्त कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हीट कैपेसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। The heat capacity of a substance is the quantity of heat required to raise the unit temperature of unit mass। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी यूनिट मास को आपने लिया है, उसके टेम्परेचर को यूनिट टेम्परेचर तक बढ़ाने में जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हीट कैपेसिटी बोला जाता है। Thermal conductivity is the rate of heat transfer by conduction through unit thickness across unit area of substance for a unit difference of temperature। अगर बात करें थर्मल कंडक्टिविटी की तो ये होती है जो किसी भी आप यूनिट मास का, अगर यूनिट थिकनेस का कोई भी एरिया ले लेते हैं तो उससे जब आप हीट को ट्रांसफ़र करवाते हैं तो हीट के ट्रांसफ़र की जो रेट होती है उसी रेट को बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। सो गाइज स्किम मिल्क का प्रोसेसिंग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं जहाँ से आप जाके डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। So guys, follow ITLS Academy on various social media platforms and also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone. Thank you for watching this session. Like this video, share with your friends और उनके साथ में भी शेयर करिए जिनको आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए, आपके फ्रेंड्स हैं जिनको की ज़रूरत है। और इसके अलावा हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। And for any help or query, you can call us on our helpline number 7080833450। So thank you very much everyone. Thank you very much again for watching this session.